रिटायरमेंट प्लानिंग की और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ आप लोगों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो कि आपको पता होगा सबको LIC का IPO आने वाला है। सो उससे रिलेटेड भी हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आज। सो अमित पालीवाल जी, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत आप सभी लोगों का। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसके बाद हम पीपीटी शुरू करेंगे। आर्यन जी, गणेश जी, मुझे छोड़ के सबको म्यूट कर दीजिएगा और स्क्रीन आ गई है तो मुझे कंफर्म कीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट नाउ। यस सर, आ रही। ओके, स्क्रीन आ रही है, सबको म्यूट कर दीजिए, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसा बनाने की और अमीर बनने की। पैसा कैसे कमाते हैं मैं नहीं बताऊंगा, पैसा आप बहुत बेहतर कमा रहे हैं, पैसे को कई गुना कैसे बढ़ाएंगे हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे सेकंड इनकम कैसे जनरेट करें। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपनी लाइफ में बिना कोई बदलाव किए आमदनी को दुगना कर देना, एक दूसरी आमदनी पैदा कर लेना, हम उसकी बात करेंगे। हम कुछ बात करेंगे शेयर बाजार की, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक मार्केट। क्यों शेयर बाजार में पैसा बनता है, कैसे शेयर बाजार में पैसा बनता है, लोग लाखों करोड़ों बना लेते हैं। हम जो शेयर बाजार में तेजी आती है उस तेजी का फायदा कैसे उठा पाए, हम उसकी भी बात करेंगे। हम बाद में बात करेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। आप सब लोग निवेश करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, पीएफ में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, वो सही तरीका जिससे मेरे टारगेट सच में अचीव हो, मेरी वेल्थ सच में बने। तो हम कुछ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। तो और जब मेरे बच्चे बड़े हों तो उनकी शादी और पढ़ाई के लिए मैं 5 करोड़ 10 करोड़ जैसा बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर पाऊं, हम उसकी बात करेंगे। कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं और मेरी बीवी सर उठा के शान से जिंदगी जी सके, हम उसकी बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं शेयर बाजार से, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट। दोस्तों, शेयर बाजार को समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है और अपने पास नोट डाउन कर लेना है, मीटिंग में नहीं बताना। आप कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ योर कमर्शियल लाइफ। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कौन सा धंधा आप करते हैं, कहां पे नौकरी करते हैं। और ये बिजनेस से जब आप 1 महीने का छुट्टी लेते हैं, या इस नौकरी से जब आप 1 महीने का छुट्टी लेते हैं, चाहे अपनी मर्जी से ले चाहे इमरजेंसी में लेना पड़े, तो क्या अपने को पैसा मिलता है। और जब हम रिटायर हो जाएंगे तब ये नौकरी या बिजनेस या चाय का दुकान या कार का फैक्ट्री मेरे को पैसा देगा कि नहीं देगा, एक बार आप अपने जहन में सोच लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा शेयर बाजार का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है। अभी पूरी दुनिया में जो बिजनेस और प्रोफेशन होता है उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला होता है एम्प्लॉय, यानी वो व्यक्ति जो नौकरी करता है, उस नौकरी के बदले उसको सैलरी मिलता है। मेरा स्किल और टैलेंट वक्त के साथ बढ़ेगा तो मेरा सैलरी भी बढ़ेगा, और जब मेरे को एक कंपनी मेरी मर्जी का तनख्वाह नहीं देगा तो मैं नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाके नौकरी करूंगा, मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। आई वर्क फॉर ए फिक्स कॉस्ट। मेरे टैलेंट की कीमत है, मैं ओवर टाइम लगाऊंगा तो पैसा ज्यादा कमाऊंगा, मेरा टैलेंट इंक्रीज होगा तो मेरा आमदनी इंक्रीज होगा। यहां पे मुझे मेरे टैलेंट और काम करने के घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। मैं 8 घंटा काम करूंगा तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा, मैं 14 घंटे काम करूंगा तो 14 घंटे का पैसा मिलेगा। 14-15 घंटे से ज्यादा कोई काम कर नहीं पाता, 14 घंटे भी ज्यादा बोले तो यहां पर इनकम का लिमिटेशन है, क्योंकि काम करने के घंटे सीमित है। घंटे आप 8, 10, 12 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। एक दूसरा प्रोफेशन होता है जिसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स। ये लोग नौकरी नहीं करते पर अपने काम में खुद इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील लोग हैं, ये सब लोग अपने खुद के लिए काम करते हैं। यहां पर भी काम करने के घंटे मैटर करते हैं कि वो प्रैक्टिस 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करेगा, 16 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। यहां पर भी एक लिमिटेशन होती है कि इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। दिन में 24 घंटे से ज्यादा थोड़ी काम कर पाएगा कोई। लोग नौकरी करते करते सपना देखते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, अपना काम शुरू करूंगा। मुद्दतें बीत जाती हैं, कई कई साल बीत जाते हैं, लोग नौकरी नहीं छोड़ पाते और रिटायर हो जाते हैं। एक तीसरा प्रोफेशन होता है जिसे बोलते हैं बिजनेसमैन। अभी समझिए,
अगर शेयर बाजार के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको ये चारों बातें समझनी होंगी। आप ट्रैक से मत हटिएगा, यही शेयर बाजार का बेसिक प्रिंसिपल है। बिजनेसमैन भी एक प्रोफेशन होता है जो एम्प्लॉय को सैलरी देके अपने यहाँ हायर करता है, उससे काम कराता है। अब इसको कुछ इस तरह से समझिए कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, डीपीएस में मैं नौकरी करता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं रिजल्ट्स बहुत अच्छे ले आता हूं, मेरी तनख्वाह इंक्रीज होती है। एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि यार ये डीपीएस वाले मेरे को तनख्वाह कम देते हैं, मेरे को पूरा निचोड़ते हैं, मैं डीपीएस का नौकरी छोड़ करके, कोई भी स्कूल का नौकरी छोड़ के खुद का ट्यूशन सेंटर खोलता हूं। मैं एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बन गया, काम करने के घंटे के हिसाब से पैसा थोड़ा सा ज्यादा कमाने लगा। 1 साल के बाद मुझे लगता है यार बैच बहुत बड़ा हो गया, इतने सारे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे पास तो 8, 10, 12 घंटा ही है। तो मैं 4 फिजिक्स के ट्यूटर अपने यहाँ सैलरी पे रखता हूं और उनसे क्लासेस दिलवाता हूं। तो अब मैं बिजनेसमैन बन गया। अब मैंने 3 चीजें आपको बताई, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन। अब इसके बाद बारी आती है शेयर बाजार की। बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, वो मुझे कौन देगा? वो होता है बिजनेसमैन को जो पैसा देता है शेयर होल्डर, इन्वेस्टर या बैंकर। आप देखो, टाटा बिरला अंबानी हो या छोटा कारो मोटा कोई दुकानदार हो, सब बैंक से लोन लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक गूढ़ रहस्य रख रहा हूं। दुनिया के 80% लोग या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और इनके पास पूरी दुनिया की केवल 20% वेल्थ है। और दुनिया के 20% लोग या तो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं या शेयर होल्डर हैं, और पूरी दुनिया की 80% वेल्थ उनके पास रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, यदि हम 80% लोगों में आते हैं तो वहां से निकल के 20% वाले लोगों में, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास दुनिया की 80% वेल्थ है, उस कैटेगरी में कैसे जाना है बिना अपनी लाइफ में कोई चेंज किए। नौकरी नहीं छोड़ना, दुकान नहीं बंद करना, ऐसे रहते रहते भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। कुछ इस तरह से सोचिए, पिछले 10 साल में आपने किसी को तरक्की करते देखा? मतलब आपके जहन में कोई आपका दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो कि यार इसने बिजनेस किया, देखो बहुत बढ़िया बिजनेस बना लिया, काश मैंने भी किया होता तो मेरा बिजनेस भी ऐसे बढ़ता। कोई ऐसा बिजनेस जो आपने पिछले 10 साल में तरक्की करते देखा हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपको लगता है यार मेरे को आज कहीं से पैसा मिल जाए ना, मैं ये वाला धंधा करेगा, मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगा, मैं कोचिंग सेंटर खोलूंगा, मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। आपके जहन में ऐसा कोई बिजनेस, या जिस दुकान में या फैक्ट्री में मैं काम करता हूं, मुझे लगता है ये फैक्ट्री में बहुत मुनाफा है लेकिन मेरे को तनख्वाह कम देते हैं, मैं खुद का फैक्ट्री लगाऊंगा, ऐसा कोई बिजनेस? या ऐसा बिजनेस जिसका प्रोडक्ट आप रोज अपने घर लाते हैं, जिस दुकान से आप रोज प्रोडक्ट खरीद के अपने घर लाते हैं, यानी वो बिजनेस या वो सर्विस प्रोवाइडर आपसे पैसा कमाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी ना किसी कंपनी का तो सिम कार्ड होगा, वोडाफोन का होगा या एयरटेल का होगा या जियो को होगा, यानी ये तीनों में से कोई एक का फोन कनेक्शन आप रखते हैं, तो ये तीनों में से कोई एक व्यक्ति तो आपसे प्रॉफिट बनाता है। तो वो व्यक्ति जो मुझसे प्रॉफिट बना रहा है, मैं वही काम करूंगा। आपके सामने कुछ नाम है स्क्रीन पे। मारुति नाम सुना है? कार आती मारुति की, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर। दोस्तों, पिछले 15 मिनट की प्रेजेंटेशन के दौरान मैंने 50 बाईपास सर्जरी कर दी। आपको मालूम कैसे? कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे बैठे, क्योंकि मैंने अपोलो हॉस्पिटल का एक शेयर खरीदा हुआ है और प्रैक्टिकली मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं। मेरी गिनती अपोलो हॉस्पिटल के मालिकों में होती है। तो जब आप किसी कंपनी का केवल एक शेयर भी ले लेते हैं तो प्रैक्टिकली आपने वो बिजनेस लगा लिया, और वो बिजनेस अब आपका हुआ। भारती एयरटेल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, बिग बाजार। आपकी और मेरी खुश नसीबी है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, और भारत देश में बिजनेसेस को फल और सब्जी की तरह मंडी में खरीदा बेचा जा सकता है, और उस मंडी का नाम है भारतीय शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यदि आज आप लोगों के पास 10,000 रुपए हैं, केवल 10,000 रुपए, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए और मैं आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार फैक्ट्री आपके नाम कर देता हूं। मारुति का एक शेयर 10,000 का आता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट, कि आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। अपना नौकरी करो, अपना कारोबार करो, वहां से पैसा कमाओ, उस पैसे के कुछ हिस्से को शेयर बाजार में डाल के टाटा बिरला अंबानी जैसी कंपनियों के शेयर खरीदो। 1,000 रुपए में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शेयर मिल जाएंगे, 1,000 रुपए में ऑनलाइन वेबसाइट के शेयर मिल जाएंगे। अभी मैं आपके सामने एक स्टोरी रख रहा हूं, ये मेरी दिनचर्या है।
मैं आपके सामने बैठा हूं, सुबह से लेके दोपहर तक मैं इन कंपनियों का माल इस्तेमाल करता हूं। मैं सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करता हूं कोलगेट से, फिर मैं जिलेट के रेजर से दाढ़ी बनाता हूं, फिर सेरा सैनिटरी वेयर के वॉश बेसिन में हाथ धोता हूं, हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स साबुन से नहाता हूं, इमामी की क्रीम लगाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं और टाटा टी की चाय पीता हूं। दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जो मेरी वजह से कमाती हैं, जिनका प्रोडक्ट सुबह से लेकर दोपहर तक मैं इस्तेमाल करता हूं और मेरी वजह से इनका माल बिकता है, क्योंकि मैं खरीदता हूं। और केवल मैं नहीं खरीदता, आप भी खरीदते हैं। आपके मेरे जैसे 100 करोड़ लोग इन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदते हैं। और आप इन कंपनियों की ग्रोथ देखिए। मैंने कहा था ये सारी कंपनी बिकाऊ हैं, इन सबके शेयर बाजार में अवेलेबल है। और पिछले 5 साल को मैंने हटा दिया, पिछले 5 साल की तेजी की बात ही नहीं कर रहा। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच ये कंपनियों में जो ग्रोथ हुई वो आपके सामने है। कोलगेट कंपनी 7 गुना हो गई, जिलेट कंपनी 7 गुना हो गई, सेरा सैनिटरी वेयर 56 गुना हो गई। आप समझिए, ये वो कंपनियां हैं जो मुझसे कमाती हैं, तो क्यों ना मैं इनका शेयर खरीद लूं, मैं इनसे कमाना शुरू कर दूं। तो ये तो दोपहर तक की बात थी। अब देखो, मैं हफ्ते में एक बार पीवीआर सिनेमा भी जाता हूं। आप जब 250 रुपए का एक टिकट खरीदते हैं ना पीवीआर का, तो उसमें से 0.02 पॉइंट पैसा मेरे घर भी आता है। मैं गॉडफ्रे फिलिप के प्रोडक्ट भी लेता हूं, अपोलो हॉस्पिटल भी जाता हूं। ये सभी कंपनियां हमारे जीवन में जुड़ी हैं। आप और मैं, हम सब, एक बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, जिसे पैदा हुआ केवल 1 दिन हुआ है, वो भी शेयर बाजार से जुड़ा है। क्योंकि वो भी जो प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, उस बच्चे के लिए जो दूध आ रहा है, दूध की बोतल आ रही है, डायपर आ रहा है, किसी ना किसी कंपनी का माल बिक रहा है। वो छोटा सा बच्चा जो 1 दिन का बच्चा है, वो भी एक कंज्यूमर है, प्रोडक्ट खरीदता है। और जिन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, आप नीचे देखिए, इन कंपनियों की सालाना ग्रोथ 26% है। 26%, यानी महीने का करीब करीब 2.25%। ये वो कंपनियां हैं जो हमसे कमाती हैं, तो क्यों ना इन कंपनियों के शेयर ले लिए जाए। ये सारी की सारी कंपनियां बिकाऊ हैं, शेयर की कीमत आपके सामने लिखी है, आप खरीद सकते हैं। शेयर बाजार का भी मैंने एक चैप्टर आपके सामने रखा, 3 चैप्टर टोटल शेयर बाजार के आपके सामने रखूंगा। एक पार्ट मैंने वो कंपनियां दिखाई जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, जिनका माल हम खरीदते हैं। अभी मैं पूरे भारतीय शेयर बाजार की बात कर रहा हूं, जिनका माल हम नहीं खरीदते, मैं उन कंपनियों की भी बात कर रहा हूं। बीएससी सेंसेक्स, जिसको अभी हम करीब करीब 60,000 का लेवल है, और निफ्टी करीब करीब 18,000 का लेवल है। बीएससी सेंसेक्स अपने इतिहास में 1979 में इंडिया की टॉप 30 कंपनी को बना के बना, और 1979 में इसका कीमत था केवल 100 रुपया। सन 2000 आते आते कीमत हो गया 5,000, सन 2010 में 17,000, और सन 2021 आज कीमत है 60,000। यानी जो सेंसेक्स आपको 60,000 का दिख रहा है, वो एक्चुअल में 40 साल पहले 100 रुपए का था। और अगर मैं ओवरऑल पूरे शेयर बाजार की ग्रोथ की बात करूं, तो भारतीय शेयर बाजार में सालाना 17% की ग्रोथ आ रही है, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मैथमेटिक्स है और ये इतिहास है जो सच में हुआ है। अभी आपको लगता है कि अगले 40 साल पिछले 40 साल से बेहतर होंगे, तो ग्रोथ इससे बेहतर आएगी। आपको लगता है कि भारतीय इकोनॉमी, जो ये कंपनियां जिनकी मैंने बात की, टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी आमदनी अगले 10 साल में बढ़ेगी, तो इनके शेयर भी बढ़ेंगे। और आपको लगता है आपका आमदनी, अभी दुनिया को छोड़ो, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो 90,000 रुपए खर्च कर देता हूं। जब मैं 1.5 लाख रुपए कमाने लगूंगा तो शायद 1,40,000 खर्च करूंगा। जब मैं 40,000 ज्यादा खर्च करूंगा तो किन पे करूंगा? इन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदूंगा जो कंपनियां आपके सामने स्क्रीन पर है। और ये इससे सेंसेक्स की ग्रोथ होएगी। और सेंसेक्स कभी भी ना, मार्केट एकदम से ऐसे नहीं गया। आप ये शेयर बाजार का इतिहास आपके सामने स्क्रीन पर है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हिचकोले खाते गोते खाते शेयर बाजार ऊपर आया है। हर बार ऊपर आया है, हर बार झटका लगा है। जब जब झटका लगा नीचे गया, लेकिन नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया, और फाइनली आज सेंसेक्स का रेट 60,000 है, जो शुरू हुआ था केवल 100 रुपए से। और ये अलग अलग समय पे बाजार गिरा। जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा, चाहे 1988 में, 1993 में, 2009 में, अभी रिसेंटली 2019 में जब कोरोना पहली बार आया था, बाजार खूब गिरा। उतनी ही बार शेयर बाजार अगले 1 या 2 साल में दुगनी तेजी से बढ़ा। और कभी भी शेयर बाजार नीचे जाने के बाद नीचे टिका नहीं है, साल 2 साल के अंदर ऊपर आया है। और ये लेवल का ग्रोथ लोगों को मिला है।
पिछले 40 साल में जो भारतीय शेयर बाजार है उसका ग्रोथ रेट 17% है। यदि मैं आज के बाद केवल 15% भी मानूं कि चलो 15 भी आएगा, तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा और अगले 10 साल में यानी सन 2030 आते आते सेंसेक्स 2 लाख हो जाएगा। मैं ये कमिटमेंट और गारंटी नहीं दे रहा, ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है डिपेंडिंग ऑन द पास्ट, लेकिन पास्ट में 100 से 60,000 का रेट भी आया है। और यदि आपको लगता है, आप 3 चीजें, एक, आपका आमदनी अगले 10 साल में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप खर्चा भी ज्यादा करेंगे। जब आप खर्चा ज्यादा करेंगे तो जो कंपनियां जिनका प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उनका सेल बढ़ेगा और सेंसेक्स चढ़ेगा। अभी हम जब शेयर बाजार की बात करते हैं तो अक्सर लोग हमको कहते हैं यार हमारा तो पैसा डूब गया, जो शेयर मैं लेता हूं वही शेयर डूब जाता है। हम आज तक जिससे शेयर बाजार की बात किए सबने ये बोला शेयर बाजार, अरे वहां तो पैसा डूब जाता। शेयर बाजार में पैसा डूबता नहीं है सर। अगर मैं 100 रुपए बनाऊंगा तो किसी ने 100 रुपए गवाए होंगे। अगर कोई व्यक्ति आज आपको ऐसा मिले जो बोले कि मेरा 50,000 शेयर बाजार में डूबा है, तो उसका 50,000 डूबा नहीं है, मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए कमाया है। नोटों में आग लगती नहीं है। अब शेयर बाजार कैसे काम करता है, कौन सी कंपनी का शेयर लूं, कौन सा आईपीओ लगाऊं, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे शेयर आ रहे हैं। अभी एलआईसी का भी आईपीओ आना है। कुछ आईपीओ तो एक ही दिन में दुगने हो जाते हैं। मतलब आप 15,000 का निवेश करें, पहले दिन 15 के 30 मिल जाते हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनियां होती हैं जो ये लेवल की ग्रोथ देती हैं? इस ग्रोथ को समझने के लिए अब मैं शेयर बाजार का चैप्टर नंबर 3 ले रहा हूं। चाय का दुकान देखे होंगे आप, चाय का टपरी। मैं कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, छोटी सी नुक्कड़ पे चाय की दुकान, चाय की रेडी आपके ऑफिस के बाहर या घर के पास होगी, ऐसी मार्केट में पेड़ के नीचे जो लगी रहती है। एक चाय की दुकान है, छोटा सा कैलकुलेशन है। ये चाय की दुकान में सारा खर्चा काटने के बाद, वो छोटू की तनख्वाह दे दी, पुलिस वालों को दे दिया, एमसीडी को दे दिया, सब कुछ निकालने के बाद रोज शाम को 100 रुपए का प्रॉफिट आता है। यानी ये चाय की दुकान सारे खर्चे काटने के बाद शाम को 100 रुपए का प्रॉफिट निकाल के देती है। तो ये चाय की दुकान बिक रही है, कोई व्यक्ति बेचना चाहता है, आप कितने में खरीदना चाहेंगे? एक चाय की दुकान है, आपको कुछ नहीं करना, केवल दुकान खरीदने के लिए पैसा देना है। रोज शाम को 100 रुपए आपके घर देके जाएगा वो व्यक्ति। ऐसी चाय की दुकान को कितने में खरीदेंगे? अभी मैं सवाल बदलता हूं कि ये चाय की दुकान जो रोज का 100 रुपए का प्रॉफिट दे रही थी, इसका प्रॉफिट बढ़ के 100 की बजाय 200 रुपए रोज हो गया, तब कितने में खरीदेंगे? ऑब्वियसली कीमत डबल हो जाएगी। या ये चाय की दुकान जो रोज 100 रुपए का प्रॉफिट देती थी, इसका प्रॉफिट गिर गया, अब ये केवल 50 रुपए रोज की आमदनी दे सकती है, तो आप कितने में खरीदेंगे? दिस इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। किसी कंपनी की ग्रोथ जब बढ़ती है, वो कब बढ़ेगी? जब उसका माल ज्यादा बिकेगा, उसके कंज्यूमर ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। तो किसी भी कंपनी का जब प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका शेयर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके प्रॉफिट गिरने शुरू हो गए, उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया, डिमांड बदलती रहती है, उनके प्रॉफिट कम हुए तो उनके शेयर के रेट भी कम हो जाते हैं। अब मैं आपके सामने 2 नाम रख रहा हूं, एक नाम है फेसबुक और दूसरा नाम है फ्लिपकार्ट। क्या ये 2 नाम आज से 15 साल पहले आप में से किसी ने सुने थे? फ्लिपकार्ट जिससे हमारे घर में हम सामान मंगाते हैं, और फेसबुक जिस पे हम वो एंटरटेनमेंट, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज होते हैं जो भविष्य में निर्भर करते हैं, भविष्य बदल देने वाले होते हैं, जिनको आज हम नहीं जानते। ऐसे यूनिकॉर्न्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। आज टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी ये सबको दिखते हैं, लेकिन जब ये छोटे होते थे किसी को नहीं दिखते थे। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, या वो ऐसे होते हैं जो आज तो बहुत छोटे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन यही अच्छे बिजनेस होते हैं जो पैसा बना के देते हैं। जैसे ये कुछ कंपनियां आपके सामने है। सोलर एनर्जी, सरकार चाहती है सोलर एनर्जी से काम चले। इलेक्ट्रिक व्हीकल, भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ऑनलाइन पोर्टल्स जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खाना मंगाते हैं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब भविष्य की कंपनियां हैं। हो सकता है आज ये कंपनियां घाटे में हो, जैसे मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट कंपनी आज भी घाटे में है, 10 साल हो गए फिर भी घाटे में है, लेकिन कंपनी चल रही है क्योंकि फ्यूचर अच्छा है।
तो ऐसे बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करके यदि आप ऐसी जगह पे पैसा लगाते हैं तो पैसे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने कुछ शेयर्स की बात की है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन हमने सिर्फ अवेयरनेस और ट्रेनिंग पर्पज से की है। हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का, सर्विसेज का या शेयर्स का कोई प्रमोशन या रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। एंड थैंक यू सुभाष बेनीवाल जी, आपने मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। मैंने थोड़ा सा शेयर बाजार को कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अब इस शेयर बाजार में जो ग्रोथ है, जो दुनिया को मिली है, वो हम कैसे कमाएं, मैं उसके बारे में कुछ बात आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि शेयर बाजार में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। आप अपना बाल कटाते होंगे, बाल कैसे काटते आपको नहीं मालूम, उसके लिए प्रोफेशनल होता है, वो बढ़िया बाल काटता है। आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं लेकिन गाड़ी का इंजन नहीं बांध सकते, उसके लिए आप मैकेनिक पे जाते हैं। तो शेयर बाजार में भी एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है, प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं, प्रोफेशनल एजेंट होते हैं जो आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करते हैं और वहां से जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट लाके आपको देते हैं, और इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज बेसिकली पूल ऑफ मनी ऑफ म्यूचुअली एग्रीड पीपल। बहुत सारे लोग मिलके पैसा डालते हैं। आपने एमआरएफ नाम सुना होगा दोस्तों, हम लोग टायर डलवाते हैं ना एमआरएफ का, आप विश्वास नहीं करेंगे, एमआरएफ का एक टायर, एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख रुपए का है, आप खरीद नहीं पाएंगे। जॉकी नाम सुना होगा आपने, जॉकी अंडरवियर गारमेंट आते हैं, आप हम सब पहनते हैं, उसका एक शेयर 40,000 का है। तो क्या होता है कि अच्छे और क्वालिटी शेयर कभी कभी आपकी अप्रोच में नहीं होते, लेकिन जब पैसा म्यूचुअल फंड में आता है, बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, कोई 100 रुपए देगा, कोई 500 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई 5 लाख देगा। म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से निवेश शुरू हो जाता है। अब होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, आप 10 लाख लेके शेयर बाजार में शुरुआत कर सकते हैं, पर 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के लिए आप 25 लाख सालाना तनख्वाह वाला मैनेजर नहीं रखेंगे जो आपका शेयर बाजार का पोर्टफोलियो मैनेज करे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़ जैसी बड़ी रकम जमा हो जाती है और उससे प्रोफेशनल टीम हायर की जाती है जिनका काम यही होता है कि शेयर बाजार को स्टडी करो, कब डालना है, कब निकालना है, कौन सा शेयर कब लेना है, वो डिसाइड करके पैसे को बाजार में डालते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रोफेशनली मैनेज होता है और इसके ऊपर गवर्नमेंट की बॉडी बैठी है सेबी, ताकि किसी कस्टमर के साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड ना हो। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हमारे लिए कभी कभी 1, 2 या 3 शेयर खरीदना, उस पर रिसर्च करना मुश्किल होता है कि कैसे पता चला कि ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है। लेकिन म्यूचुअल फंड अमूमन, एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 50 कंपनी में बांट के डालता है। यानी आज आप मुझे केवल 1,000 रुपए दे दीजिए, सिर्फ 1,000 रुपया, इस 1,000 रुपए से जो म्यूचुअल फंड खरीदा जाएगा उससे आपका पैसा 50 कंपनी में बांट के डलेगा। माने यूं समझ लीजिए कि एक कार का फैक्ट्री लग जाएगा, एक दवाई का फैक्ट्री लग जाएगा, एक हॉस्पिटल खुल जाएगा, ऐसे एक प्रोविजन स्टोर खुल जाएगा, एक आईटी फर्म लग जाएगा, एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक टेलीकॉम कंपनी लग जाएगी, केवल 1,000 रुपए से। 1,000 छोड़िए, यदि आप केवल 100 रुपए भी देते हैं ना, तो आपके 100 रुपए को भी, क्योंकि आपका 100 रुपया उस पूल का हिस्सा बन गया, जिस पूल के अंदर आज की डेट में 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ है, तो आपको नफा नुकसान उस पूल के हिसाब से मिलेगा जो पूल में बहुत सारे लोगों का पैसा है। और मैं आपको रिटर्न दिखा दूं, क्योंकि अभी इतना सब बताने के बाद पता तो चलना चाहिए ना कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में पैसा कितना बना। तो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम सुना होगा, एसबीआई। एसबीआई का एक डिवीजन है एसबीआई म्यूचुअल फंड, उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड इसका नाम है। ये एक म्यूचुअल फंड है, सेम शेयर बाजार वाला सालाना 20% का ब्याज आ रहा है, यानी हर साल 20% का प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट 17 ईयर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सच आपके सामने स्क्रीन पर है, 1,00,000 रुपए का 23 लाख रुपया हो गया। 1 लाख का 23 लाख 17 साल में, बताओ कहां बनता है।
प्रॉपर्टी में भी इतना पैसा नहीं बनता, शेयर बाजार में बनता है। शेयर बाजार में शेयर खरीदने की बात नहीं की है मैंने, म्यूचुअल फंड की बात की, जो पैसा 40 50 60 कंपनी में बांट के डालता है। एक दो कंपनियां बर्बाद भी होती हैं, 5 7 कंपनियां नहीं भी चलती, लेकिन बाकी की 35 40 कंपनियां ग्रोथ निकाल के देती हैं। अब मैं बात कर रहा हूं लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी की। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के टाइम पे उन्होंने रिलायंस ग्रोथ फंड लॉन्च किया था। सेम अगेन क्लियरली बोला था, भैया म्यूचुअल फंड है, आप हमको पैसा दो, हम उस पैसे को शेयर बाजार में बांट के लगाएंगे, जो कमाएंगे नफा नुकसान बांट के लेंगे। 1995 में ये फंड 10 रुपए का आया था। 2021 आज इसकी कीमत 2000 है। मैंने कहा था शेयर बाजार का जो एवरेज ग्रोथ है वो 17% सालाना है, 17% एनुअलाइज, यानी हर साल 17%। और ये फंड का रिटर्न है 21% एनुअलाइज, यानी हर साल 21% का ब्याज आता है, जबकि बैंक में तो 5% भी नहीं मिलता। और ये फंड की ग्रोथ ये रही, 1 लाख रुपया किसी ने एक बार डाल के छोड़ दिया, तो 1 लाख रुपए दे दिया 25 साल पहले, वापिस नहीं मांगा, आज उसका 2 करोड़ मिल रहा है। आप जिस घर में रहते हैं अपने पिताजी माताजी से पूछिएगा उस घर की कीमत 25 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है। इतनी ग्रोथ नहीं हुई होगी जितनी यहां हो गई। शेयर बाजार में लंबे समय में पैसा बनता है। आप कितना रुपए डालते हैं मैटर नहीं करता, कितने समय के लिए डालते हैं वो मैटर करता है। भले आप 100 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, कम रकम दे दीजिए, लेकिन सोच लंबी रखेंगे तो ये लेवल का वेल्थ बनेगा। अभी मैंने केवल 2 कंपनी बताई, एक एसबीआई, एक रिलायंस निप्पॉन। अभी मैं बोल रहा हूं इंडिया का कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो, एनी इक्विटी फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो 15 साल से ज्यादा पुराना है, मैं पिछले 5 साल की बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल 15 साल की ही बात कर रहा हूं। 15 साल काफी होते हैं ना साबित करने के लिए कि हम क्या हैं, हमने क्या बना के दिया। तो दोस्तों पिछले 15 साल में सभी म्यूचुअल फंड का रिटर्न 15% के लगभग आया है। अगर किसी ने केवल 15,000 रुपए महीना डाला होता और 15% की ग्रोथ आई है, आज उसके बदले 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। हम लोग नौकरी करते हैं, हमारा पीएफ में पैसा कटता है, 30 35 साल के बाद जाके मिलता है। हम एलआईसी पॉलिसी कराते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम लेते हैं, 15 साल 20 साल की लेते हैं। म्यूचुअल फंड में भी डाल के देखिए ना, लंबे समय के लिए पैसा, ये लेवल का ग्रोथ बनता है। अब मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं, सिर्फ शेयर बाजार वाला ही नहीं होता। पहला तो शेयर बाजार वाले फंड जो मैंने अभी आपको बताए कि भाई शेयर बाजार में पैसा डलेगा, 40 50 कंपनी में बांट के डलेगा, जो रियल में ग्रोथ आएगी वो आपको मिलेगी, और पिछले 25 साल से सालाना 20-1% की ग्रोथ आ रही है। एक दूसरे फंड भी होते हैं जिन्हें कहते हैं डेट फंड। इनका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपको 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या 4 साल के बाद बच्चे का कॉलेज एडमिशन है, या 5 साल के बाद घर में कोई बड़ी शादी होनी है, शॉर्ट टर्म नीड, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा 2-3 साल के लिए नहीं डालना चाहिए, लंबे समय के लिए डालना चाहिए। तो ऐसी नीड के लिए आप डेट फंड ले सकते हैं। एक गोल्ड फंड होते हैं, मान लीजिए आप नाती पोते, दादा दादी नाना नानी है और नाती पोते के बर्थडे पे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। ये एसबीआई गोल्ड है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है, और जिस दिन आप वापस करेंगे उस दिन का सोने का भाव मिल जाएगा। मान लीजिए आपके घर में शादी होनी है आज से 3-1 साल के बाद या 5 साल के बाद, हो सकता है तब सोने का भाव लाख रुपए तोला हो। अभी तो करीब 48,000 रुपए तोले का भाव है। आप अभी से 48,000 रुपए तोले के भाव में सोना मंथली किश्तों में लेना शुरू कर सकते हैं, एसबीआई का प्रोडक्ट है। और एक लास्ट में एक फंड होता है बैलेंस फंड, जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ पैसा बॉन्ड में, कुछ पैसा गोल्ड में डालता है। तो ऐसे लोग, जैसे मान लो आप हाउसवाइफ हैं और आप शॉर्ट टर्म सेविंग करना चाहती हैं, आप स्टूडेंट हैं, अपनी पॉकेट मनी सेव करना चाहते हैं, आप पहली बार शेयर बाजार में आए हैं, शेयर बाजार का रिस्क इतनी जल्दी नहीं लेना चाहते, तो आप बैलेंस फंड में भी अपना पैसा डाल सकते हैं। तो बॉन्ड फंड उन लोगों के लिए है जिनकी शॉर्ट टर्म नीड है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, हर साल दिवाली पे 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है गिफ्ट बांटने में, तो भैया 15,000 रुपए महीने का बॉन्ड फंड करा लो। मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार 3-1 साल के बाद हम वेकेशन पे जाएंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में पॉसिबल है, और बैलेंस फंड भी है। ये इंडिया में अवेलेबल बैलेंस फंड का पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, सालाना 14% का रिटर्न। आप सोचिए, कुछ पैसा बैंक में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में, कुछ शेयर बाजार में बांट के लगाने पे भी 12-13-14% का रिटर्न बन जाता है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार के बारे में जितना बताना था मैंने बता दिया, इतना ही समझने की जरूरत होती है। इस वक्त यहाँ पे 50 लोग हैं,
और मुझे उम्मीद है हम सबके सब ने 10वीं कक्षा पास की होगी, हम सब 10th पास तो जरूर होंगे। 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला होता है गणित में, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग रिटर्न, जो मुझे आज तक याद नहीं हुआ, मैं आज भी कैलकुलेटर से निकालता हूं। दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, कंपाउंडिंग रिटर्न, दुनिया का 8वां अजूबा है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास केवल 1 लाख रुपए है, उसने 1 लाख रुपए निवेश किया। अब कंपाउंडिंग फॉर्मूला बोलता है 8% और 20%, दो फॉर्मूले यहां लिखे हुए हैं। शुरू के 5 साल 10 साल में पता नहीं चलता, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब 20 साल होते हैं तो 8% पे पैसा केवल 4.5 लाख बनता है, लेकिन 20% वाला पैसा उससे 10 गुना ज्यादा 38 लाख बनता है। कंपाउंडिंग रिटर्न लेटरल स्टेज पे काम करता है और आपके पैसे को कई गुना बढ़ाने में मदद करता है। तो जब भी आप शेयर बाजार में डालें या कहीं भी निवेश करें, लंबे समय की सोचें। पैसा भले कम दें लेकिन लंबी अवधि के लिए दें, तो आपके प्रॉफिट ज्यादा बनेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए महीना है कि भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मेरे को तो महीने का 5,000 ही बचा सकता हूं। 5,000 महीने में क्या बनता है तो बताओ। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कंपाउंडिंग रिटर्न, मैं केवल चक्रवृद्धि ब्याज का गणित बता रहा हूं कि गणित की भाषा में देखें तो आपका 10,000 रुपए महीना यदि 5% सालाना से ग्रो करे तो कितना बनेगा, और यही यदि 15% सालाना से ग्रो करे तो 1.25 करोड़ बनता है, 1,32,00,000। लेकिन उसके लिए आपको पैसा ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां 15-16% का ग्रोथ आए। वो आपको बैंक में नहीं मिलेगा, वो आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। हर वो जगह जहां सरकार गारंटी देती है वहां पे ये ग्रोथ नहीं मिलता। तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई पैसे के 3 हिस्से करो, कुछ पैसा पीएफ में डालो, कुछ एलआईसी में डालो, कुछ बैंक में रखो, लेकिन कुछ पैसा शेयर बाजार में भी डालो, वरना इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं मिलेंगे। अमीर बनना है, पैसे को कई गुना बढ़ाना है, तो कंपाउंडिंग रिटर्न लेना पड़ेगा और उसके लिए शेयर बाजार में आना पड़ेगा, या ऐसी कोई भी जगह जहां पर रिटर्न 15-16% की रेंज में आते हो। प्रॉपर्टी में आते हैं, बशर्ते अब टिकट बहुत बड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी का। अब मैं ले रहा हूं टारगेट बेस्ड अप्रोच। मान लीजिए मेरा टारगेट है, मुझे 5 करोड़ रुपए जोड़ना है अगले 25 साल में, कि भाई रिटायरमेंट से पहले मेरे को 5 करोड़ होना चाहिए, या मेरे बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादी ब्याह के लिए कम से कम 5 करोड़ तो चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, सच में 5 करोड़ चाहिए। आज हर वो व्यक्ति जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए है, उसको कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए होगा बच्चों की शादी ब्याह और रिटायरमेंट का, अगर मैं कैलकुलेशन मैथमेटिकली लूं इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो मेरा फॉर्मूला ये बोलता है कि यदि आपको 8% वाले प्रोडक्ट पे आप निवेश कर रहे हैं तो 55,000 रुपए महीना डालने की जरूरत है, और यदि 15% पे रिटर्न आ जाए तो 18,000 में ही काम हो जाता है। और मैं अगर बैलेंस अप्रोच लूं कि भैया कुछ पैसा हम एलआईसी में डालेंगे, कुछ पीएफ में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड में डालेंगे, एक प्लॉट भी ले लेंगे, एक ईएमआई के ऊपर फ्लैट भी ले लेंगे, तो 12-13% की भी यदि ग्रोथ बने तो आप 5 करोड़ जोड़ सकते हैं। 30,000 रुपए महीने के बजट में भी पॉसिबल है। अब हम क्या बोलते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। भाई मान लो मेरे को जिस साल पैसा चाहिए उसी साल शेयर बाजार गिर गया तो क्या करेंगे। तो पहले तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप, मैं और सुभाष जी एक साथ बैठें, आपका आर्थिक कुंडली देखें, आपकी आर्थिक कुंडली में क्या बदलाव करने वो करें। यदि नहीं मिलते तो भी कम से कम एक काम कीजिए कि आज के बाद अपनी किताब उठाइए, कहां कहां कौन कौन सी जगह पैसा निवेश किया, बोली की कमेटी में डाला, वो जौहरी के पास सोने वाली कमेटी चलाई, या एलआईसी में डाला, या पीएफ में डाला। आज के बाद अपने पैसे के 3 हिस्से कर लीजिए। यदि आप 100 रुपए निवेश कर सकते हैं, 3 हिस्से कर दीजिए, 33 रुपए। यदि आप 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं तो 3 हिस्से कर दीजिए। पहले 3300 रुपए से लीजिए जीवन बीमा, दूसरे 3300 से लीजिए शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट, और तीसरे 3300 से लीजिए लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। ये तीनों होने बहुत जरूरी हैं। मैं बताऊंगा तीनों की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले मैं लेता हूं दूसरे नंबर का पार्ट। मैं पैसा कमा रहा हूं, लाख रुपए महीना कमाता हूं, 90,000 में घर चलाता हूं, 10,000 रुपए महीने की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करता हूं ताकि भविष्य के टारगेट अचीव हो सके। सब कुछ ठीक चलता रहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लाइफ के टारगेट अचीव होंगे। बट बाय द वे कोई इमरजेंसी आ गई तो व्हाट इज प्लान बी। अक्सर हम लोग बात करते हैं ना कि प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी क्या है। तो प्लान बी है, रूल ये बोलता है कि मेरी आमदनी का, मंथली आमदनी का 6 गुना के बराबर मेरे पास शॉर्ट टर्म सेविंग होनी चाहिए। चाहे मैं उस पैसे को बॉन्ड में रखूं, गोल्ड में रखूं, बैंक में रखूं, आरडी में रखूं, कहीं भी रखूं, ताकि भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए, नौकरी छूट गया, दोबारा से कोरोना आ गया,
मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मेडिक्लेम तो पास हो जाएगा कंपनी से, लेकिन 6 महीने तक नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो तनख्वाह कहां से आएगा। तो पहला रूल ये बोलता है कि आप अपने 100 रुपए का जो निवेश करते हैं उसमें से 20, 25, 30 रुपए ऐसी जगह डालिए जिसको कभी भी निकलवाया जा सके, जिसमें कोई रिस्क नहीं हो, जिसमें कोई लॉक इन नहीं हो। तो ये पैसा एक तो आपकी शॉर्ट टर्म नीड को कवर करेगा, जो हर 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के बाद छोटे छोटे टारगेट आते हैं, बच्चों की फीस भरनी है, दिवाली पे गिफ्ट बांटने हैं, हर 3 साल के बाद घर में सफेदी करानी है, 5 साल के बाद गाड़ी बदलनी है, छठे साल में परिवार में कोई बड़ी शादी है, और साइमल्टेनियसली जो इमरजेंसी आ गई, एकदम से पैसा चाहिए, तो आप इस पैसे से अपनी इमरजेंसी नीड पूरी कर सकते हैं। तो 100 रुपए का निवेश जिसमें 33% शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट में डालिए जिसमें कोई लॉक इन नहीं हो। अब ये था टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम का बैकअप प्लान बी अगेंस्ट द टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम, की टेम्परेरी इनकम का लॉस हो गया 3 महीना 6 महीना के लिए, तो क्या करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। मैं पैसा कमा रहा हूं, लाख रुपए महीना ला रहा हूं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, बढ़िया गाड़ी मेंटेन है, भगवान ना करे कल मुझे पता चले कि आज के बाद मैं मेरे घर नहीं जाने वाला, तो बताओ अपनी बीवी बच्चों के हाथ में आप कितना रुपया छोड़ के जाओगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम पे, क्योंकि पैसा तो है नहीं जो मैं छोड़ के जाऊंगा। तो रूल बोलता है कि आपके पास, हमारे पास, हमारी आमदनी का, सालाना आमदनी का 16 गुना के लगभग का जीवन बीमा होना चाहिए। इसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। यानी मैं लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरी सालाना आमदनी हुई 12 लाख रुपया। अब देखो, मैं लाख रुपए कमा रहा हूं, 90,000 से घर चला रहा हूं, 10,000 की बचत कर रहा हूं, जब बच्चे बड़े होंगे उनकी पढ़ाई के लिए पैसा जुड़ जाएगा, जब बच्चे की शादी ब्याह करके अपने घर चले जाएंगे, मैं और मेरी बीवी रिटायर हो जाएंगे, मैं और मेरी बीवी शान से जिएंगे क्योंकि मैं अच्छी खासी बचत कर रहा हूं। बट अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बीवी बच्चों को आज ही पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। और मैंने बोला सालाना आमदनी का 16 गुना। मेरी आमदनी 1 लाख रुपए है, सालाना आमदनी हो गई 12 लाख, 12 का 16 गुना करूंगा तो निकलेगा 2 करोड़। यानी यदि मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा करा लिया और भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ तो मेरी बीवी को 2 करोड़ रुपए मिलेगा। अब ना वो देवर जी पे भरोसा करेगी ना जेठ जी पे भरोसा करेगी, वो चुपचाप से 2 करोड़ रुपए जाके पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करा देगी, मंथली ब्याज का लाख रुपए महीना मेरे घर आएगा। यानी मेरे जीते जी जितने रुपए मेरे घर में आ रहे थे मेरे मरने के बाद भी आएंगे, मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं जाते रहेंगे, जो गाड़ी मेरे घर खड़ी है वैसी मेंटेन रहेगी। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग ये बोलता है कि जो भी आप निवेश कर सके उस निवेश के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्से को डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग में ताकि इमरजेंसी फंडिंग का इंतजाम हो सके, एक हिस्से को डालिए जीवन बीमा में ताकि भगवान ना करे हम इस दुनिया में ना रहे तो परिवार के पास एक पैसा हो, वो जिंदगी में सर उठा के शान से जी सके। और बाकी जितना भी बचता है सारे पैसे को निवेश कर दीजिए शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, हर वो जगह जहां पे ज्यादा ग्रोथ आती है। तो पैसे के 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम को कवर करेगा, दूसरा हिस्सा परमानेंट लॉस ऑफ इनकम को कवर करेगा, और तीसरा हिस्सा जो है वो एक्चुअल में आपको अमीर बनाएगा, आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा, जहां पे टाटा, बिरला, अंबानी, बिनानी जैसे लोग आपके पैसे से बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट कमा के आपको लाके देंगे एज ए डिविडेंड। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बात को समझिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, करंट रूलिंग गवर्नमेंट एंड द पास्ट गवर्नमेंट, सभी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, भारत को एक निवेश का हब बना दिया है। आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार हैं, लाखों नौकरियां डेवलप हो रही हैं। एक दिन में नजर नहीं आता ये बदलाव, नजर आने में कई साल लगते हैं, बट हमें वो बदलाव अभी से नजर आ रहा है। अब देखो, कोरोना की महामारी के चलते हुए भी शेयर बाजार नहीं गिरे क्योंकि लोगों को लग रहा है भविष्य अच्छा है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश लेकर के आ रही हैं, और एक एंटी चाइना मूवमेंट वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उसका भी हमें फायदा मिल रहा है। लोग चाइना से अपनी फैक्ट्रियां बंद करके इंडिया में लगा रहे हैं। तो आज से 20-25 साल पहले जब हम कहते थे कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए तरक्की नहीं होती, आज हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए तरक्की ज्यादा हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली कम उम्र की पढ़ी लिखी जनसंख्या हमारे देश में है, जो विदेशों में जाकर के भी पैसा कमा रही है। आज मोस्टली विदेशी कंपनियों में एमडी, सीएमडी की जो पोस्ट है वो भारतीय व्यक्ति द्वारा होल्ड की जा रही है। तो भारत के भविष्य पे भरोसा कीजिए, अपनी आमदनी पे भरोसा कीजिए। यदि आपको लगता है आपका आमदनी बेहतर होगा
तो आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। खर्चे ज्यादा होंगे तो वो कंपनियां जिनका प्रोडक्ट लेते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो उनके शेयर प्राइस चढ़ेंगे। तो भारत पे भरोसा कीजिए, उगते सूरज पे भरोसा कीजिए, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। इंडिया के बिजनेसेस में पैसा लगाइए। अपना धंधा लगाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, वहां से कुछ पैसा बचाइए और उस पैसे को शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। सुभाष बेनीवाल जी को या मुझे मौका दीजिए, आपसे मिलेंगे, आपकी आर्थिक कुंडली पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है। मैं अभी फिर बता रहा हूं कि सेंसेक्स का ग्रोथ ऐसा रहेगा कि यहां से अगले 5 साल में डबल होएगा। आखिरी बात करते हैं, शोले मूवी देखी है आप लोगों ने? शोले मूवी, आई अज्यूम कि जिनकी उम्र 35 से ज्यादा, वो तो 10 बार से ज्यादा देख चुके होंगे। मैं 10 बार से ज्यादा देख चुका। हर मूवी, एक्शन हो, थ्रिल हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, भूत बंगला हो, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ये मूवी से सीखिए क्या समझा रही है मूवी का, ये सीन आपको क्या समझा रहा है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर को मारना, उसने क्या किया, जय वीरू को पैसे दिए और बोला मेरे लिए काम करो। सेम बिजनेस होता है, सेम इन्वेस्टमेंट होती है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल पैसा देना है। उस पैसे से जय वीरू जैसे शेयर खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं और वो आपके लिए गब्बर का शिकार यानी रिटर्न्स बना के देंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन में जहां मैंने कुछ शेयर बाजार के बारे में बात की, कुछ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात की, 45 मिनट में मैंने बताने की कोशिश की कि आम आदमी भी टाटा बिरला अंबानी के बराबर टक्कर दे सकता है, बैठ सकता है, आप उसका शेयर खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अंबानी ग्रो कर रहा, अदानी ग्रो कर रहा है। अरे भाई, आप भी उनके साथ ग्रो कर सकते हो। अंबानी अदानी के शेयर खरीद के आप भी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो और बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया। सुभाष बेनीवाल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आपके क्लाइंट्स के सामने रूबरू होने का मौका दिया। दोबारा भी कभी मौका देंगे तो मैं आऊंगा, और किसी लोगों का अगर पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाना है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी अपन लोग सवाल जवाब ले लेते हैं। प्रेजेंटेशन इज ओवर। ओवर टू यू सुभाष जी फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू वेरी मच। आई होप थैंक यू सो मैं शेयर मच। बेसिक समझा थैंक यू पाया सो हूं। मच अमित पालीवाल जी, धन्यवाद। सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा समझाया आपने। और बाकी कुछ यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेट्स हैं। किसी की कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये परवीन कुमार जी का एक अगर मैसेज है, किसी की कुछ गोल्ड क्वेरी है गोल्ड तो बताएं दोबारा। परवीन कुमार जी का मैसेज है गोल्ड फंड के बारे में बताऊं। मैं गोल्ड फंड के बारे में रिपीट कर देता हूं गोल्ड कि आप अपना पैसा एसबीआई, टाटा बिरला, रिलायंस जैसी म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे। हम उस पैसे से सोना खरीदेंगे। ये सोना हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपके घर तो सोना चोरी भी हो सकता है, सोना नकली भी हो सकता है। आपको सोने का पेपर स्टेटमेंट मिलेगा कि आप मुझे अभी 48,000 रुपए दीजिए, मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेपर स्टेटमेंट दे देगा कि आपका 1 तोला सोना हमारे पास है। आप मंथली 5,000 भी दे सकते हैं, 2,000 भी दे सकते हैं। और जिस दिन आप अपना सोना वापस मांगेंगे कि भैया अब मुझे पैसा चाहिए, मेरे सोने की वैल्यू मुझे दे दो, तो जो उस दिन का 24 कैरेट का बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज का भाव होगा, उस भाव पे आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा उस दिन के रेट पे। तो आपका सोना है लेकिन रहेगा हमारे पास, उसके बदले आपको पेपर स्टेटमेंट मिल जाएगा। और ये सोना नकली नहीं हो सकता और ये सोना डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसमें मिलावट नहीं हो सकती, ये प्योर गोल्ड है और एसबीआई के पास रहेगा जी। पालीवाल जी, और जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो? पालीवाल जी, अखिलेश सर, कुछ क्वेश्चन आपका? अखिलेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। अखिलेश जी पूछिए। पालीवाल जी, जब हम मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन भी अपने दिमाग में रखते हैं, राइट? तो मुझे ये जानना था कि व्हाट अमाउंट आई शुड इन्वेस्ट वेरिन मेरा रिस्क जीरो हो और मैक्सिमम रिटर्न हो। सर, दो बातें हैं। पहली बात तो रिस्क जीरो हो नहीं सकता, और रिस्क नहीं लेना ही अपनी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है। क्योंकि हर वो जगह जहां पे सरकार गारंटेड रिटर्न देती है, चाहे वो एलआईसी पॉलिसी हो, बैंक एफडी हो, प्रोविडेंट फंड हो, वहां पे आपको रिटर्न इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा हुआ तो 50 पैसा ज्यादा मिलेगा।
इन्फ्लेशन है महंगाई की दर, जिसके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों को डीए भी मिलता है। तो यदि आपको अश्योर्ड रिटर्न चाहिए तो अश्योर्ड रिटर्न जो आरबीआई बॉन्ड है, एलआईसी पॉलिसी है, पीएफ है, बैंक एफडी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न मिलेंगे। और इवन रिटर्न दिए ही इसलिए जाते हैं कि इन्फ्लेशन बीट हो सके, यही बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो यदि आप इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न चाहते हैं तो बैंक है, पीएफ है, आरबीआई बॉन्ड है, उससे बेहतर चाहते हैं तो रिस्क है। बट नाउअडेज इन्फ्लेशन से कम इंटरेस्ट मिल रहा है इन सेविंग कंसर्न्स में। सर मैंने आपको कहा ना कि ये इंस्ट्रूमेंट बने ही इसलिए होते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दिए, इन्फ्लेशन के बराबर के लगभग रिटर्न दिए जाए, इन्फ्लेशन से ज्यादा देने के लिए नहीं बने। किसी पर्टिकुलर मोमेंट में प्रोविडेंट फंड सिर्फ ऐसा है जो इन्फ्लेशन से बेहतर दे देगा। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं पीएफ में ब्याज देना, अदरवाइज अब आपको ऐसे रिटर्न्स इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाले। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेरा फोरकास्ट है, अभी बैंकों में ब्याज रेट 3.5। अकॉर्डिंगली तो फिर सेविंग करना तो ठीक नहीं है, जस्ट फॉर द हैक ऑफ मनी वो मेरे बैंक में पड़ा रहे। जी बिल्कुल 100%, मैंने एकदम क्लियर ये बात बोली कि आपको यदि पैसा कमाना है तो आपको निवेश करना पड़ेगा। और यदि ग्रोथ नहीं हो रही ना, जिस बैंक में आप पैसा रख के बैठे हैं, ध्यान रखिए उस बैंक के भी शेयर हैं बाजार में। उस बैंक का काम क्या है कि बैंक आपको 3% ब्याज देता है, और आपको 3% ब्याज देने के लिए आगे वो 6% लोन पे पैसा देता है। उसको आगे से 6% आता है ब्रांच के खर्चे, ब्रांच का भाड़ा, कर्मचारियों की तनख्वाह निकालने के बाद आपको 3 देता है। बैंक का काम यही है, वहां पे आपको यही ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपको भरोसा है ना उस बैंक पे जिसमें एफडी करके बैठे हैं, जब आपको भरोसा है कि वो बैंक आपका पैसा ब्याज समेत वापस करेगा, तो उस बैंक के शेयर ही क्यों ना ले लिए जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर हैं, पीएनबी के शेयर हैं। जी इस केस में समथिंग टू ऐड ऑन कि अगर मैं कोई बैंक लॉकर में भी अपना पैसा रखता हूँ ना, या अपना कोई गोल्ड गुड्स रखता हूँ, और इन केस बैंक गॉट करप्टेड, तो व्हाट आई हैव ओवरहर्ड एंड रेड ऑफ कि वो शायद दे आर लायबल टू गिव मी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख व्हाटएवर आई हैव केप्ट इन द लॉकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सरकारी पॉलिसी है। बैंक सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती थी, पहले वो 1.5 लाख था, अभी शायद बढ़ के वो 5 लाख हो गया। अगर कल को कोई बैंक दिवालिया होता है तो डिपॉजिटर, चाहे उसने 10 करोड़ रखा हो या 100 करोड़ रखा हो, वो बैंक गारंटी पहले 1.5 लाख की थी, जो अभी बढ़ के 5 लाख हो गई है। मुझे पूरा आइडिया नहीं है, वो भी जो बैंक है जीआईजीसी में रजिस्टर्ड है तो ही आपका 5 लाख रुपए मिलेगा, अदरवाइज 2 लाख रुपए गारंटी है। हेलो जी सर जी। मैंने कहा शायद सेशन खत्म तो नहीं हो गया, आवाज कट रही है। नहीं सेशन खत्म नहीं हुआ सर। बस वही था, लाइक आई ऑल्सो ट्रेड इनटू मार्केट एंड ऑल दैट, एंड म्यूचुअल फंड वगैरह में भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बट थोड़ा सा ये है कि आजकल का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो पता लग नहीं पाता है भाई कितना कंसर्न रहेगा रिटर्न। ये सर मार्केट आज से नहीं, मार्केट जब से पैदा हुआ है ना, 200 साल से भारतीय शेयर बाजार का इतिहास है, और जब से बेंचमार्क लगा वो 40 साल का इतिहास है। शेयर बाजार हमेशा ऐसे वॉलेटाइल रहता है, लेकिन लंबे समय में पैसा सबका बनता है। अच्छे शेयर लेंगे, लंबे समय में पैसा बनेगा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों लाइफ टाइम से थोड़ी आ गए। आप भी निवेश कीजिए, करते रहिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक लीजिए, आपका वेल्थ क्रिएट होगा, 100% होगा। ओके जी, थैंक यू। और सर किसी का कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। श्रीवास्तव जी, साहू जी। गोपाल जी, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमित पालीवाल जी को थैंक यू। सब आपको जो चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है, शायद मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी आपको, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग वगैरह जो सर ने बताई है आपको। सो हम लोगों को किस तरीके से पैसा अपना डिवाइड करके रखना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। एक बात मैं और इंटरप्ट कर दूं सर, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है।
और अगर LIC के IPO में आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा IPO होगा ये, और एक अच्छी कंपनी है, बड़ा जहाज है जो शायद कभी नहीं डूबता, बड़ा जहाज, तो उसके शेयर यदि खरीदने तो डीमेट अकाउंट टाइम से खुलवाना पड़ेगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट सुभाष जी को शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों का डीमेट अकाउंट टाइम से खुल जाए, ताकि आप LIC का IPO भी अप्लाई कर सके। और IPO में अप्लाई किया कीजिए, बहुत सारे IPO ऐसे हैं जो एक एक दिन में दुगने हो जाते हैं, तो रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेंगे तो वो कहावत है ना, रिस्क है तो इश्क है, पैसा डालेंगे तो बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, शुरुआत कीजिए। अमित जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि LIC का IPO आ रहा है, तो जिन लोगों के पास LIC की पॉलिसी है या जिस भी तरीके से LIC के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कैसे बेनिफिट होगा इस IPO का? सर, दो न्यूज है इसमें। पहली न्यूज तो ये कि LIC के पॉलिसी होल्डर को कंफर्म रिजर्वेशन मिल रहा है 10% का, जो इससे पहले केवल कर्मचारियों को मिला करता था। किसी कंपनी के एम्प्लॉइज में 10% कोटा रिजर्व था। इस बार एक्ट और रूल में मॉडिफिकेशन किए गए हैं, तो उन्होंने एक बेंचमार्क रखा है जो अभी डिफाइन नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि वो बेंचमार्क 5 लाख का रहेगा, कि 5 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड की पॉलिसी रहेगी तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कंफर्म है कि पॉलिसी होल्डर को रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन कितने अमाउंट की पॉलिसी है उसका कंफर्मेशन अभी LIC ने नहीं दिया। दूसरा, उसके लिए आपको अपना पैन नंबर लिंक कराना जरूरी है। तीसरा, अब से पहले भारत सरकार ने जब जब सरकारी कंपनियां बेची हैं, तब तब सरकारी कंपनी बेचते वक्त उन्होंने रिटेल शेयर होल्डर को 5% डिस्काउंट ऑफर किया है, चाहे वो कोल इंडिया हो या बाकी की कंपनियां हो। तो ये भी पूरी उम्मीद है कि जो शेयर नॉर्मल 100 रुपए का एक आदमी को मिलना चाहिए, वो रिटेल कस्टमर या LIC पॉलिसी होल्डर होने की वजह से शायद आपको 90 या 95 रुपए में मिलेगा। ये न्यूज कंफर्म नहीं है। सरकार अमूमन सरकारी कंपनी बेचती तो 5% का डिस्काउंट देती है। इस बार हमें उम्मीद है कि 5% का डिस्काउंट सरकार देगी, 5% का डिस्काउंट शायद रिटेल वो पॉलिसी होल्डर की वजह से मिलेगा। तो पहली बात की रिजर्वेशन कंफर्म है पॉलिसी होल्डर के लिए, दूसरा डिस्काउंट आने की पूरी उम्मीद है। ये दो फायदे आपको मिलेंगे जी। पर ये कैसे पता लगेगा हमें? जैसे मार्च में IPO का प्लानिंग है, तो हाउ विल आई कम टू नो कि यस, आई एम गोइंग टू गेट बेनिफिट बीइंग LIC पॉलिसी होल्डर? सर, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बजट नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में डाल दिया है। आपको अपनी पॉलिसी में अपना पैन नंबर लिंक कराना है, क्योंकि जब आप IPO अप्लाई करेंगे उस वक्त तो आपसे पैन नंबर के हिसाब से आपका डीमेट अकाउंट लिंक हो जाता है। वहां पॉलिसी नंबर नहीं देना पड़ेगा। आपका पैन नंबर पॉलिसी से लिंक होगा तो सर्वर अपने आप डेटा उठा लेगा कि दिस पर्सन इज पॉलिसी होल्डर। दूसरा, IPO अप्लाई करता है तो उसमें कैटेगरी होती है कि आपकी कैटेगरी क्या है, रिटेल है, HUF है, HNI है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। तो जब आप नीचे उसमें कैटेगरी दी होगी पॉलिसी होल्डर, तो जब आप उसमें पॉलिसी होल्डर पे क्लिक करेंगे, वो आपका डेटा पैन नंबर से वेरीफाई करेगा सर्वर कि हाँ इनके नाम पे एक पॉलिसी है, तो आपको वो जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे। इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा जी। जैसे कि मेरे पास डीमेट अकाउंट है, तो उसमें तो ऑलरेडी पैन ऑलरेडी लिंक्ड है, बट LIC पॉलिसी के अगेंस्ट मेरा पैन लिंक्ड है, वो मेरे को अभी क्लैरिटी नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? मैं अभी सुभाष बेनीवाल जी के पास में एक लिंक भेज रहा हूँ। सुभाष जी, वो LIC पॉलिसी लिंक जो है ना, पैन नंबर से LIC पॉलिसी लिंकिंग, वो अभी आपको भेज देंगे। आप उस पर जाकर के अपना पॉलिसी नंबर डालिए, आपका डेट ऑफ बर्थ से उसे वेरीफाई कीजिए, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा पैन नंबर अपडेट करने का। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और इसका कैंपेनिंग तो LIC खुद पिछले 1 महीने से कर रहा है कि अपना पैन नंबर लिंक कराइए। ये पॉसिबल है और ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाएगा। गुरमीत सर, मैंने आपको एक लिंक डाला है। वैसे ऑलरेडी मैं अपने कस्टमर को पहले ही लिंक डाल चुका हूँ कि जिनका पैन नंबर लिंक नहीं है तो वो वहां से चेक भी कर सकते हैं और लिंक अपडेट भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, पैन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। बाकी मैं अगेन एक बार आपको शेयर कर देता हूँ और मैं सबको शेयर कर देता हूँ। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी और है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे? और कुछ पूछना चाहें कोई? करने से पहले एक बार फिर सबसे कहूंगा कि कुछ पैसा शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड, SIP में जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। चाहे 1000 रुपए लगाएं, लेकिन लगाएं। कुछ पैसा डालेंगे शेयर बाजार में तभी तो ग्रोथ कमाएंगे। भारतीय शेयर बाजार में खूब पैसा बनेगा उनका जो निवेश करेंगे। तो आप लोग निवेश कीजिए, चाहे छोटी रकम से कीजिए, शुरुआत तो कीजिए जी। ओवर टू यू सुभाष जी। यहाँ पर बहुत सारे यंग, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सुभाष जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी
सो यहाँ पर काफी यंग जनरेशन के भी क्लाइंट्स हैं मेरे। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करें, और जिनका अपना 16 टाइम सम एश्योर्ड नहीं है तो वो 16 टाइम अपना सम एश्योर्ड जरूर कंप्लीट करें। और कुछ सेशन से रिलेटेड अगर कुछ और जानना चाहें तो प्लीज क्वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए, सेशन में आने के लिए। सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच अमित पालीवाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमित जी, नाइस थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, अब मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। आर्यन, आप सेशन को ओवर कर दीजिए अपने एंड से। जी थैंक यू सर।